रिवाइज कीजिए 22.2.2 रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। एसेंशियल एलिमेंट्स कई फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट्स में विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भाग लेते हैं, जैसे जी हाँ, एसेंशियल एलिमेंट्स कई फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट सेल्स में विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भाग लेते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रान की परमियाबिलिटी। जी हाँ, सेल मेम्ब्रान की परमियाबिलिटी में सेल शेप के विभिन्न कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी तथा मैक्रोमोलिक्यूल्स तथा कोएंजाइम्स के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में। जो नाइट्रो प्लांट क्या अधिक मात्रा में होता है? जी, नाइट्रोजन प्लांट्स में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। बताइए, नाइट्रोजन रूप से किस रूप एब्जॉर्ब होता है? और यह भी बताइए, मुख्य रूप के अलावा और भी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? जी हाँ, नाइट्रोजन प्लांट्स में सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक होता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, परंतु नाइट्राइट आयन यानी कि NO2 माइनस और अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस के रूप में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। यह मुख्य रूप से यानी कि नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, परंतु कुछ नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस तथा अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस के रूप में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। बताइए, क्या प्लांट्स के सभी पार्ट्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो यह भी बताइए कि नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किस टिश्यू को होती है या फिर किस सेल्स को होती है? जी हाँ, प्लांट्स के सभी पार्ट्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसकी सबसे अधिक आवश्यकता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में होती है। जी हाँ, प्लांट्स के सभी पार्ट्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसकी सबसे अधिक आवश्यकता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में होती है। बताइए, क्या नाइट्रोजन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स तथा हार्मोन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? जी हाँ, नाइट्रोजन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स तथा हार्मोन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, नाइट्रोजन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स तथा हार्मोन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, नाइट्रोजन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स तथा हार्मोन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। रिवाइज कीजिए फास्फोरस को। प्लांट्स द्वारा फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है?
जी हाँ, प्लांट्स द्वारा फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन फॉस्फेट आयंस यानी कि H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस के रूप में होता है। जी हाँ, प्लांट्स द्वारा फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन फॉस्फेट आयंस यानी कि H2PO4 माइनस अथवा HPO4 2 माइनस के रूप में होता है। बताइए क्या फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन के सभी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एवं न्यूक्लियोटाइड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है? जी नहीं, फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन्स, जी हाँ, कुछ प्रोटीन्स सभी न्यूक्लिक एसिड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में फास्फोरस की आवश्यकता होती है? जी हाँ, सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में फास्फोरस की आवश्यकता होती है। रिवाइज कीजिए पोटेशियम को। बताइए पोटेशियम किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? जी हाँ, पोटेशियम पोटेशियम आयंस यानी कि K+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। बताइए पोटेशियम अधिक मात्रा में किसके लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, पोटेशियम अधिक मात्रा में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बड्स, लेव्स तथा रूट टिप्स के लिए आवश्यक होता है। यह सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन रखने में सहायता करता है। जी हाँ, यह सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन रखने में सहायता करता है। बताइए क्या पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोमाटा की ओपनिंग तथा क्लोजिंग, एंजाइम एक्टिवेशन एवं सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व रहता है? जी हाँ, पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोमाटा की ओपनिंग तथा क्लोजिंग, एंजाइम एक्टिवेशन एवं सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व रहता है। जी हाँ, पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोमाटा की ओपनिंग तथा क्लोजिंग, एंजाइम एक्टिवेशन एवं सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व रहता है। रिवाइज कीजिए कैल्शियम को। बताइए कैल्शियम कहाँ से और किस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है? जी हाँ, कैल्शियम को सॉइल से कैल्शियम आयंस यानी कि Ca2+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। बताइए कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक तथा डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक तथा डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, कैल्शियम
मेरिस्टेमेटिक तथा डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए आवश्यक होता है। बताइए क्या सेल डिवीजन के समय कैल्शियम सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज्ड होता है? और क्या यह पार्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला में होता है? जी हाँ, कैल्शियम सेल डिवीजन के समय सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज्ड होता है, जो पार्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला में होता है। जी हाँ, कैल्शियम सेल डिवीजन के समय सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज्ड होता है, जो पार्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला में होता है। जी हाँ, कैल्शियम सेल डिवीजन के समय सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज्ड होता है, जो पार्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला में होता है। बताइए क्या कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के समय भी आवश्यक होता है? जी हाँ, कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के समय भी आवश्यक होता है। जी हाँ, कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के समय भी आवश्यक होता है। जी हाँ, कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के समय भी आवश्यक होता है। क्या कैल्शियम ओल्डर लिव्स में एक्युमुलेट होता है? जी हाँ, कैल्शियम ओल्डर लिव्स में एक्युमुलेट होता है। जी हाँ, कैल्शियम ओल्डर लिव्स में एक्युमुलेट होता है। बताइए क्या कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है? जी हाँ, कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है। क्या कैल्शियम कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, कैल्शियम यह कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, कैल्शियम यह कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, कैल्शियम यह कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवाइज कीजिए मैग्नीशियम को। बताइए मैग्नीशियम पौधों द्वारा किस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है? जी हाँ, मैग्नीशियम पौधों द्वारा डाइवैलेंट मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg2+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। बताइए मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है? जी हाँ, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जी हाँ, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस एवं
रेस्पायरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जी हाँ, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पायरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बताइए, क्या मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? जी हाँ, बिल्कुल, मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। क्या मैग्नीशियम क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है? और क्या यह राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सहायता करता है? जी हाँ, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। यह राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सहायता करता है। जी हाँ, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। यह राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सहायता करता है। जी हाँ, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। यह राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सहायता करता है। रिवाइज कीजिए सल्फर को। बताइए, सल्फर प्लांट किस फॉर्म में प्राप्त करता है? जी हाँ, प्लांट सल्फर को सल्फेट आयंस यानी कि SO4 2- के फॉर्म में प्राप्त करता है। जी हाँ, प्लांट सल्फर को सल्फेट आयंस यानी कि SO4 2- के फॉर्म में प्राप्त करता है। सल्फर दो एमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है। नाम बताइए इसका। जी हाँ, सल्फर दो एमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन तथा मेथियोनिन। जी हाँ, सल्फर दो एमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन तथा मेथियोनिन। जी हाँ, सल्फर दो एमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन तथा मेथियोनिन। सल्फर कई कोएंजाइम्स विटामिन्स का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है। एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सल्फर कई कोएंजाइम्स विटामिन्स जैसे थायामीन, बायोटिन, को ए तथा फेरोडॉक्सिन का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, सल्फर कई कोएंजाइम्स विटामिन्स जैसे थायामीन, बायोटिन, को ए तथा फेरोडॉक्सिन का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, सल्फर कई कोएंजाइम्स विटामिन्स जैसे थायामीन, बायोटिन, को ए तथा फेरोडॉक्सिन का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है। रिवाइज कीजिए आयरन को। बताइए, प्लांट्स आयरन को किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं? जी हाँ, प्लांट्स आयरन को फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3+ के रूप में प्राप्त करते हैं। क्या आयरन अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है? जी हाँ, पौधे आयरन को फेरिक आयंस यानी कि Fe3+ के रूप में प्राप्त करते हैं
यह अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। जी हाँ, पौधे आयरन को फेरिक आयंस यानी कि Fe3+ के रूप में प्राप्त करते हैं। यह अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। आयरन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे जी हाँ, आयरन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स जैसे फेरोडॉक्सिन एवं साइटोक्रोम्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, आयरन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स जैसे फेरोडॉक्सिन एवं साइटोक्रोम्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, आयरन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स जैसे फेरोडॉक्सिन एवं साइटोक्रोम्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय Fe2+ एंड Fe3+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है? जी हाँ, आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के समय Fe2+ से Fe3+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या आयरन कैटेलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है तथा क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, आयरन यह कैटेलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है तथा क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, आयरन यह कैटेलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है तथा क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। रिवाइज कीजिए मैग्नीज को। बताइए मैग्नीज किस रूप में पौधे द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? जी हाँ, मैग्नीज मैग्नस आयंस यानी कि Mn2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। बताइए क्या मैग्नीज फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन तथा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाले कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है? जी हाँ, मैग्नीज फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन तथा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाले कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है? जी हाँ, मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस के समय वाटर की स्प्लिटिंग कर ऑक्सीजन उत्पन्न करना है। जी हाँ, मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस के समय वाटर की स्प्लिटिंग कर ऑक्सीजन उत्पन्न करना है। जी हाँ, मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस के समय वाटर की स्प्लिटिंग कर ऑक्सीजन उत्पन्न करना है। रिवाइज कीजिए जिंक को। बताइए जिंक पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? जी हाँ, जिंक पौधे जिंक आयन यानी कि Zn2+ के रूप में प्राप्त करते हैं।
जिंक अनेक एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, जिंक अनेक एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं। जी हाँ, जिंक अनेक एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं। जी हाँ, जिंक अनेक एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं। बताइए, क्या जिंक की ऑक्सीजन की सिंथेसिस में भी आवश्यकता होता है? जी हाँ, जिंक की ऑक्सीजन की सिंथेसिस में भी आवश्यकता होता है। जी हाँ, जिंक की ऑक्सीजन की सिंथेसिस में भी आवश्यकता होता है। जी हाँ, जिंक की ऑक्सीजन की सिंथेसिस में भी आवश्यकता होता है। बताइए, कॉपर किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? जी हाँ, कॉपर क्यूप्रिक आयंस यानी कि Cu2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, कॉपर क्यूप्रिक आयंस यानी कि Cu2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, कॉपर क्यूप्रिक आयंस यानी कि Cu2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। क्या कॉपर प्लांट्स की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, कॉपर प्लांट्स की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, कॉपर प्लांट्स की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, कॉपर प्लांट्स की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। बताइए, क्या कॉपर आयरन की तरह रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व कुछ एंजाइम्स से जुड़ा रहता है तथा कॉपर प्लस से कॉपर 2+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है? जी हाँ, कॉपर आयरन की तरह रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व कुछ एंजाइम्स से जुड़ा रहता है तथा कॉपर प्लस से कॉपर 2+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी हाँ, कॉपर आयरन की तरह रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व कुछ एंजाइम्स से जुड़ा रहता है तथा कॉपर प्लस से कॉपर 2+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी हाँ, कॉपर आयरन की तरह रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व कुछ एंजाइम्स से जुड़ा रहता है तथा कॉपर प्लस से कॉपर 2+ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिवाइज कीजिए बोरॉन को। जी हाँ, बोरॉन Bo3 3- या B4O7 2- आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, बोरॉन Bo3 3- या B4O7 2- आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, बोरॉन Bo3 3- या B4O7 2- आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बताइए, बोरॉन
किसके लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, बोरॉन कैल्शियम 2 प्लस के अपटेक तथा यूटिलाइजेशन, मेम्ब्रान फंक्शनिंग, मेम्ब्रान जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन तथा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, बोरॉन कैल्शियम 2 प्लस के अपटेक तथा यूटिलाइजेशन, मेम्ब्रान फंक्शनिंग, मेम्ब्रान जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन तथा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, बोरॉन कैल्शियम 2 प्लस के अपटेक तथा यूटिलाइजेशन, मेम्ब्रान फंक्शनिंग, मेम्ब्रान जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन तथा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होता है। रिवाइज कीजिए मोलिब्डेनम को। बताइए मोलिब्डेनम को किस आयन की फॉर्म में प्राप्त करते हैं? जी हाँ, मोलिब्डेट आयंस यानी कि MO O2 प्लस की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। जी हाँ, मोलिब्डेट आयंस यानी कि MO O2 प्लस की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। जी हाँ, मोलिब्डेट आयंस यानी कि MO O2 प्लस की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। बताइए मोलिब्डेनम किसका कंपोनेंट है? जी हाँ, मोलिब्डेनम यह नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज सहित कई एंजाइम का कंपोनेंट है। जी हाँ, मोलिब्डेनम यह नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज सहित कई एंजाइम का कंपोनेंट है। जी हाँ, मोलिब्डेनम यह नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज सहित कई एंजाइम का कंपोनेंट है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज सहित कई एंजाइम का कंपोनेंट है। क्या ये दोनों एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं? जी हाँ, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज सहित कई एंजाइम का कंपोनेंट है। यह दोनों एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। रिवाइज कीजिए क्लोरीन को। बताइए क्लोरीन किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? जी हाँ, क्लोरीन एनायन यानी कि Cl- के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, क्लोरीन एनायन यानी कि Cl- के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, क्लोरीन एनायन यानी कि Cl- के रूप में एब्जॉर्ब होता है। बताइए क्लोरीन क्या सोडियम पोटेशियम आयन के साथ मिलकर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तथा सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को डिटरमाइन करने में सहायता करता है? जी हाँ, क्लोरीन सोडियम आयन पोटेशियम आयन के साथ मिलकर सॉल्यूट कंसंट्रेशन
तथा सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को डिटरमाइन करने में सहायता करता है। जी हाँ, क्लोरीन सोडियम आयन पोटेशियम आयन के साथ मिलकर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तथा सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को डिटरमाइन करने में सहायता करता है। जी हाँ, क्लोरीन सोडियम आयन पोटेशियम आयन के साथ मिलकर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तथा सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को डिटरमाइन करने में सहायता करता है। क्या क्लोरीन फोटोसिंथेसिस की वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन दैट इज एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है के लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, क्लोरीन फोटोसिंथेसिस की वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, क्लोरीन फोटोसिंथेसिस की वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, क्लोरीन फोटोसिंथेसिस की वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है के लिए आवश्यक होता है।